नहीं नहीं, वो है नहीं यहाँ पर। वो मेरा ख्याल आज कुछ बच्चे तो ये चले गए हैं। अच्छा ठीक है, ये चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम लोग ये हमारा डिसीजन प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड डिसीजन एनालिसिस, इसका हमारा बेसिकली ये सेकंड लेक्चर है। लेकिन चूंकि हमारे फर्स्ट लेक्चर में जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स थे वो कम थे, से 2 बच्चे अवेलेबल थे, तो उन लोगों को मैंने इसका ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पार्ट करवा दिया था। लेकिन अगेन वी आर हैविंग सम न्यू स्टूडेंट्स, तो दिस इज़ द लास्ट टाइम। इसमें मैं आज के लेक्चर्स में, विच इज़ लेक्चर नंबर 2, लेकिन आपको मैं पहले रीकैप करूँगा लेक्चर नंबर 1 की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको रीकैप करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह ताला फिर हम इसको फर्दर गो ऑन करेंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास। एंड फॉर दोज हु आर नॉट DL स्टूडेंट्स एंड दे आर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, टू यू माई मैसेज इज़ कि अगर आप लोग DL स्टूडेंट नहीं हो देन यू हैव टू बी इन द क्लास, क्योंकि आप लोगों की अगर 75% से कम आपकी अटेंडेंस है तो फिर आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे, और अगर आप रेगुलर नहीं हो तो आपके ग्रेड्स भी इफ़ेक्ट हो जाएंगे। लिहाजा आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इधर आओ, आप जो DL स्टूडेंट्स नहीं हैं वो क्लास को अटेंड करें, और क्लास में जो इंटरेक्शन आपका होता है, जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, जो कॉन्सेप्ट क्लियर्स होते हैं, वो आपके इस तरह से नहीं कभी भी हो सकेंगे। और आप लोग प्रॉब्लम उठाओगे, और मेरे साथ दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मैं इतने आराम से अपनी स्लाइडें शेयर नहीं करता क्योंकि मैं बहुत मेहनत से बनाता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट अप विद द डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अच्छा, आप पहले बेसिकली इसको पीछे कर दें। देखें, हम एक सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं विच इज़ डिसीजन मेकिंग एंड रिस्क एनालिसिस। ठीक है, डिसीजन मेकिंग एंड रिस्क एनालिसिस, दो उसके आप समझ लें कि उसके 2 पार्ट्स हैं। एक उसका पार्ट है योर डिसीजन एनालिसिस, ठीक है, और एक उसका पार्ट है आपका रिस्क एनालिसिस। ठीक है, वन इज डिसीजन एनालिसिस एंड वन इज द रिस्क एनालिसिस। ठीक है, अब आप देखिए जो डिसीजन अभी हमने इसके ऑलमोस्ट हमारे पास 14 लेक्चर्स हमारे हैं। इन 14 लेक्चर्स के अंदर हमने इन दो ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स को कवर करना है। अब इन जो 2 ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स हैं, अभी हम इनिशियली जिस कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं दैट इज़ द डिसीजन एनालिसिस। ठीक है, हम अपने जो हमारे पहले ऑलमोस्ट 5 to 6 लेक्चर्स हैं वो आपके डिसीजन से रिलेटेड हैं, डिसीजन एनालिसिस से रिलेटेड हैं, और जो आपका फर्दर कोर्स है विच कंपैरेटिवली जो ज़्यादा होगा दैट विल बी योर रिस्क एनालिसिस। नाउ कमिंग, और फिलहाल आप इसको रिस्क एनालिसिस को तो आप अभी भूल जाओ कि रिस्क एनालिसिस भी कोई चीज़ है। अभी आपने सिर्फ फोकस करना है 3 चीज़ों पे। ठीक है, 3 चीज़ें क्या हैं? वो 3 चीज़ें हैं, नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग, नंबर 2 डिसीजन मेकिंग एंड नंबर 3 इज़ डिसीजन एनालिसिस। अब आपने लिखने पे ध्यान नहीं देना, आपने सुनने पे ध्यान देना है। ये लिखने की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि जब मैं आपको अपनी स्लाइड्स दे दूंगा फाइनली वन फाइन मॉर्निंग, तो आप उसमें देखोगे कि मैंने कोशिश की है कि मैं स्लाइड्स के अंदर हर इंफॉर्मेशन को कवर कर लूँ। जब आप स्लाइड्स देखेंगे तो आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी, लेकिन अभी आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको स्लाइड्स समझ आ जाएंगी। आपने कोसेंट्रिक सर्कल्स का आपको पता है व्हाट इज़ अ कोसेंट्रिक सर्कल? सेम सेंटर। ठीक है ना, तो आप देखें कि एक सर्कल है बड़ा। ठीक है, ये जो बड़ा सर्कल है ना, इस सर्कल को हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सर्कल है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग का। ठीक है, उस सर्कल के अंदर हमारा एक और सर्कल है
उस सर्कल के अंदर जो हमारा सेकंड सर्कल है वो सर्कल है आपका डिसीजन मेकिंग, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग के अंदर एक हमारा एक और सर्कल है विच इज डिसीजन एनालिसिस, ठीक है। तो सबसे जो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, दैट इज योर ब्रॉडर कॉन्सेप्ट कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या चीज़ है। प्रॉब्लम सॉल्विंग जब आप समझ जाएंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग किसको कहते हैं, आपको जनरली एक कॉन्सेप्ट है, एवरीवन नोज कि व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, लेकिन हम इसको इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट में प्रॉब्लम सॉल्विंग किस चीज़ को कहते हैं, उसमें कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये स्टेप्स ऐसे हैं कि जो बाद में आपके मैथमेटिकल मॉडलिंग पे चले जाएंगे। तो इसको आपने इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। प्रॉब्लम सॉल्विंग के जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जाएंगे फिर आप डिसीजन मेकिंग करेंगे। और देखिए एनालिसिस इज ऑलवेज द लास्ट थिंग, देखिए ना, जब आप एक काम कर चुकते हैं फिर आप उसको एनालाइज करते हैं। जब आप एक डिसीजन मेक करते हैं उस डिसीजन को आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं, अब आप बैठ के उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है, कि मैंने ये मेरा इसके रिजल्ट्स क्या आए। या समटाइम्स आप डिसीजन को पहले एनालाइज करते हैं और फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। बोथ द वेज में होता है कि आपने पहले एक चीज़ सोची, आपने उस थॉट प्रोसेस से गुजरे, आपने उस चीज़ को एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद उसके प्रोज एंड कॉन्स देखकर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। या बाज़ औक़ात आप एक चीज़ को डिराइव करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट करने के बाद आप उसको एनालाइज करते हैं कि जो मेरी इम्प्लीमेंटेशन थी वो ठीक थी या गलत थी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हैं। अब व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग? प्रॉब्लम सॉल्विंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द डिफरेंस between actual and desired state of affairs and then taking actions to resolve the difference। आपने क्या चीज़ आइडेंटिफाई करनी है? वन इज़ द एक्चुअल एंड द अदर वन इज़ द डिजायर्ड स्टेट ऑफ अफेयर्स। ये भी मैं आपको बहुत मिसालें दूंगा, आपको समझ आ जाएगी। फॉर प्रॉब्लम और प्रॉब्लम इम्पॉर्टेंट इनफ टू जस्टिफाई द टाइम एंड एफर्ट्स of careful analysis, the problem solving process involve the following 7 steps। ये आपको 7 steps बिल्कुल आपके दिमाग के अंदर आ जाने चाहिए, वरना ये आपको आगे जाके बहुत तंग करेंगे। ये steps आपको जहन में होने चाहिए और ये लॉजिकल steps हैं। देखें, सबसे पहले आपके पास कोई सिनेरियो आता है ना, तो आपने आइडेंटिफाई करना होता है। मत लिखें, ज़रूरत नहीं है, छोड़ दें। सिर्फ मैं ये हेडिंग दे दूंगी ताकि याद रहे कि जिसको आपने अच्छा देखें, आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द प्रॉब्लम। सबसे पहले एक चीज़ आती है, कोई सिनेरियो आपके पास आता है तो आप सबसे पहले ये डिफाइन करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। देन डिटरमिन द सेट ऑफ अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। फिर आप उसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस देखते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन ए भी हो सकता है, इसका सॉल्यूशन बी भी हो सकता है, इसका सॉल्यूशन डी भी हो सकता है। तो आपके पास अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस होते हैं। देन यू डिटरमिन द अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, देन टू डिटरमिन द क्राइटेरियन और क्राइटेरिया टू एवेल्युएट द अल्टरनेटिव्स, ठीक है। फिर आप हर एक अल्टरनेटिव के लिए कोई क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं कि मैंने इनमें से अगर कोई एक सॉल्यूशन को एक्सेप्ट करना है तो किस क्राइटेरिया के बेस पे मैं करूँगा या करूँगी। देन एवेल्युएट दी अल्टरनेटिव्स। फिर आपने जब क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया, आप उनको एवेल्युएट करते हैं और उसके बाद आप एक अल्टरनेटिव को उसमें से चूज़ कर लेते हैं और उसको फिर आप इम्प्लीमेंट दी सिलेक्टेड अल्टरनेटिव, देन दी एवेल्युएट दी रिजल्ट्स, ठीक है। तो दीज आर दी 7 स्टेप्स। ये जो बड़ा सर्कल है बेसिकली ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का सर्कल है और उसके ये 7 स्टेप्स हैं। अभी आपको अगर इसके 30-40% भी बात समझ आ गई है वो काफ़ी है, क्योंकि जब अब आगे मैं आपको एग्जांपल्स करवाऊंगा ये आपको रट जाएंगे। लेकिन जनरली आपको बस इस लेवल पे ये पता हो कि जब प्रॉब्लम सॉल्विंग उस चीज़ को कहते हैं कि जिसमें हमें 7 स्टेप से गुजरना पड़ता है, 7th स्टेप पे जाके हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है।
जब भी कोई मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशनल आपकी हिरार्की के अंदर, आपके प्रोडक्शन लाइन के अंदर, आपकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, आपकी मार्केटिंग के अंदर, आपकी ह्यूमन रिसोर्स के अंदर जो भी मैनेजमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, उसका एक थंब सोल्यूशन है कि आपको ये पता हो कि ये प्रॉब्लम के 7 स्टेप्स हैं जो मैंने इनको, अब आप आगे जाके समझ आ जाएगी। बाज़ औक़ात आप उसको क्वालिटेटिवली हैंडल करते हैं, बाज़ औक़ात आप उसको क्वांटिटेटिव, मोस्टली आप उसको क्वांटिटेटिवली हैंडल करते हैं, लेकिन जनरली एक मैनेजर को ये समझ होनी चाहिए कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको मैंने 7 स्टेप से ज़रूर गुजारना है, चाहे कोई स्टेप वैलिड हो या ना हो, लेकिन एक दफ़ा गुजारना ज़रूर है। ठीक है। Now what is decision making? Decision making is the term generally associated with the first 5 steps of the problem solving process. जो पहले 5 स्टेप है ना, वो decision making है। वो again identify and define the problem, determine the set of alternative solutions, determine the criteria to evaluate the alternatives and choose an alternative। ठीक है। ये और ये जो हमारे 2 स्टेप्स थे, अब हमने इसको थोड़ा सा अपने आप को मज़ीद फोकस कर दिया। यहाँ पर हमारे 7 स्टेप्स थे, इन 7 स्टेप्स से हम यहाँ पर आ गए 5 स्टेप्स के ऊपर आ गए। ठीक है। तो अब आप देखिए, जो इससे पता क्या चलता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और डिसीजन मेकिंग उसका हिस्सा है। ठीक है, उसका छोटा हिस्सा है। अच्छा, अब आप एक रियल लाइफ सिनेरियो, यार ये पूरी क्यों नहीं आ रहा है मुझे। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि आप अनएम्प्लॉयड हैं। ठीक है, आपको जॉब नहीं है, आप जॉब सर्च के अंदर हैं, और जॉब सर्च के अंदर आपने जब जॉब को सर्च करना शुरू किया तो आपको पता चला कि कुछ कंपनीज़ हैं जो जॉब ऑफ़र कर रही हैं। ठीक है, आपके पास वो जॉब्स अवेलेबल हैं, कराची में भी है। ठीक है, मुल्तान। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज़ूबिया। अच्छा, आपका क्या नाम है? किश्वर। अच्छा, ओके। अब आप देखिए कि आपको एक जॉब की तलाश है, कुछ कंपनी एक जॉब ऑफ़र कर रही है, वो जॉब कराची में भी अवेलेबल है, वो जॉब मुल्तान में भी अवेलेबल है, लाहौर में भी अवेलेबल है और इस्लामाबाद में भी अवेलेबल है। ठीक है। अब देखिए, हमने ये पढ़ा था कि हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है या डिफ़ाइन करना है हमारी प्रॉब्लम क्या है। गेट अ सूटेबल जॉब पोजीशन, ये हमारी प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको हमने रिजॉल्व करना है। डिटर्मिन द सेट ऑफ अल्टरनेटिव सोल्यूशन। अब देखिए, अल्टरनेटिव सोल्यूशन, ये मैंने बिल्कुल आपको बच्चों वाला एक सिनेरियो बता रहा हूँ ताकि आपका दिमाग चलना शुरू हो जाए। अब अल्टरनेटिव सोल्यूशन हमारे पास ये है कि हमारे पास कराची में भी एक जॉब अवेलेबल है, मुल्तान में भी अवेलेबल है, लाहौर में भी अवेलेबल है और इस्लामाबाद। अब ये जो 4 जॉब्स हैं ना, ये आपके 4 अल्टरनेटिव्स हैं। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ऐसे ही है। ओके, अगर आपको ये एग्जांपल समझना है तो मैं आपको इससे भी सादे एग्जांपल दे सकता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि आपने शादी करनी है। ठीक है, अब शादी क्या है आपकी ये आपने डिफाइन किया प्रॉब्लम को, टू सूटेबल लाइफ पार्टनर। अब आपके लाइफ पार्टनर ए भी अवेलेबल है, बी भी है, सी भी है और डी भी है। ये आपके अल्टरनेटिव्स हैं। अब देखें, हर एक का क्राइटेरिया डिफरेंट होगा। आपका एक डिफरेंट क्राइटेरिया होगा, किसी दूसरे का डिफरेंट क्राइटेरिया होगा। 4 जॉब्स हैं। अब 4 जॉब्स आपके चारों अल्टरनेटिव्स हैं। अब आपने क्या किया? डिटर्मिन द क्राइटेरिया टू एवेल्युएट द अल्टरनेटिव। अब क्राइटेरिया आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखें, बाज़ औक़ात आपका सिंगल क्राइटेरिया हो सकता है और बाज़ औक़ात आपका मल्टीपल क्राइटेरिया हो सकता है। मतलब सिंगल क्राइटेरिया ये हो सकता है कि आप कहें कि मुझे सिर्फ इस बात पे फैसला करना है कि पे किधर ज़्यादा मिलेगी। एक ही क्राइटेरिया, चारों में से जो ज़्यादा पे दे रहा है, गो देयर। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को जहाँ पर सिंगल होता है ना, उसको कहते हैं कि सिंगल क्राइटेरियन डिसीजन प्रॉब्लम्स। ये बड़ी सिंपल होती हैं, जहाँ आपका क्राइटेरिया सिंपल होता। अच्छा, कुछ आपकी मल्टीपल क्राइटेरिया डिसीजन प्रॉब्लम्स आती हैं। उसमें क्या होता है, फ़र्ज़ करें कि आप
अभी ठीक है? चलें मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। अच्छा, व्हाट वी आर डूइंग इज़ कि हम एक रियल लाइफ सिनेरियो देख रहे हैं जिसमें हमने डिफाइन किया। सबसे पहले एक सिनेरियो ये है कि अज्यूम दैट यू आर करेंटली अनएम्प्लॉयड एंड दैट यू वुड take you would like to take a position that will lead to a satisfying career. Suppose that your job search results in offer from companies in Karachi, Multan, Lahore and Islamabad. तो हम उन 7 स्टेप्स को इस रियल टाइम सिनेरियो के ऊपर अप्लाई करके देख रहे हैं। स्टेप नंबर 1 ये था कि हम अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। तो व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम? दैट इज टू गेट अ सूटेबल जॉब पोजीशन। स्टेप नंबर 2 वाज टू डिटरमिन द सेट ऑफ अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। हमारे पास अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस क्या क्या हैं? हमारे पास 4 जो स्टेशंस हैं, एक हमें कराची में जॉब की ऑफ़र है, एक मुल्तान में, एक लाहौर में, एक इस्लामाबाद में। ये हमारे 4 अल्टरनेटिव्स हैं। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, दैट इज़ द डिटरमिन द क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया 2 तरह के हो सकते हैं। उसमें हमने देखा एक सिंगल क्राइटेरियन डिसीजन प्रॉब्लम होते हैं जिसमें आपका सिंगल क्राइटेरिया होता है। उसमें हमने एग्जांपल ये पढ़ी कि मे बी किसी का एक सिंगल क्राइटेरिया ये हो कि जिस जगह के ऊपर भी सैलरी ज़्यादा मिल रही है वो इन 4 अल्टरनेटिव में से उनको उसको अडॉप्ट कर लेगा। तो गेटिंग अ हाई सैलरी इज़ अ सिंगल क्राइटेरिया। इसी तरह उसका मल्टीपल क्राइटेरिया डिसीजन प्रॉब्लम जो होते हैं उसमें आपके क्राइटेरियाज डिफरेंट होते हैं। उन क्राइटेरियाज में क्या है? आपकी स्टार्टिंग सैलरी भी आ जाती है, आपका पोटेंशियल फॉर एडवांसमेंट भी आ सकता है, आपकी लोकेशन भी आ सकती है और एनी अदर क्राइटेरिया दैट यू डिफाइन। तो इसमें हमने इन 3 क्राइटेरियाज को रख कर हम एक जनरली एक प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं। द 4th पॉइंट जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में 4th पॉइंट होता है दैट इज एवेल्युएट द अल्टरनेटिव्स। अब आप मैनेजमेंट में एक बात हमेशा याद रखिए कि मैनेजमेंट के अंदर एवेल्युएशन की हम जब भी बात करते हैं दैट विल बी इन अ क्वांटिटेटिव टर्म्स। जब तक हम चीज़ों को क्वांटिफाई नहीं करते हमारे लिए एवेल्युएट करना नहीं है, इतना आसान नहीं है। तो हमने उसको अल्टरनेटिव्स, एक तरफ अपने अल्टरनेटिव्स लिखे 4 अल्टरनेटिव्स और तीनों जो अगले कॉलम्स हैं वो तीनों कॉलम्स आपके डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। अब कराची को जैसे हम देखें, हमारा फर्स्ट अल्टरनेटिव है, अगर आप कराची में जाते हैं आपको 1,20,000 रुपीज़ आपको सैलरी मिलेगी, पोटेंशियल फॉर एडवांसमेंट आपका एवरेज है और लोकेशन भी आपको जो जगह जहाँ पर जॉब है वो एवरेज है। अब आप मुल्तान में जाएंगे आपको 1 लाख आपको सैलरी मिलेगी, आपका पोटेंशियल फॉर एडवांसमेंट क्या है? एक्सीलेंट है और आपकी जो लोकेशन है दैट इज़ गुड। अगर आप लाहौर में जाते हैं तो आपकी 1 लाख सैलरी है, 100,000 सैलरी है, आपका पोटेंशियल फॉर एडवांसमेंट गुड है, आपकी लोकेशन एक्सीलेंट है, इस्लामाबाद में 110 एवरेज और गुड है। अब आप देखिए इसके अंदर जो योर स्टार्टिंग सैलरी विच इज़ इन टर्म्स ऑफ सम न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है ना, दीज आर नंबर्स, तो दैट इज़ योर क्वांटिटेटिव असेसमेंट। देखिए क्वांटिटेटिव है, 100 है या 200 है या 300 है या 400 है, 1 है, 2 है, 4 है, दिस इज क्वांटिटेटिव। लेकिन देखिए जो पोटेंशियल ऑफ एडवांसमेंट है दैट इज अ सब्जेक्टिव थिंग, या जो आपकी लोकेशन है वो दैट इज अ सब्जेक्टिव थिंग। देखिए आपके लिए एक लोकेशन बहुत अच्छी हो सकती है और मेरे लिए वो लोकेशन वर्स्ट हो सकती है, ठीक है। तो अब ये जो जब हमें ऐसे क्राइटेरियाज जब मिल जाते हैं, जैसे जो सब्जेक्टिव क्राइटेरियाज हैं, जो क्वालिटेटिव क्राइटेरियाज हैं, आई होप कि आप लोगों को, मुझे नहीं पता आप किस किस सेमेस्टर के हैं, लेकिन इतना आप क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव के आप फ़र्क को समझते हैं और आप सब जी ठीक है। तो अब आप देखिए कि जो एक बात जो हमें बेसिकली समझ जानी चाहिए, जो सब्जेक्टिव असेसमेंट होती है ना, ये जो क्वालिटेटिव असेसमेंट होती है, दुनिया की हर क्वालिटेटिव चीज़ क्वांटिटेटिव बनाई जा सकती है और वो बनाई जाएगी और वो एनालाइज होगी। हमें जनरली ये था कि लॉयल्टी तो एक सब्जेक्टिव चीज़ है, बट लॉयल्टी एक क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है लेकिन वो क्वांटिफाई हो सकती है। लव इज़ अ सब्जेक्टिव थिंग बट लव कैन बी क्वांटिफाइड, ठीक है। आपका जो डिप्रेशन है वो क्वांटिफाई हो सकता है, आपकी एंगरनेस जो है वो क्वांटिफाई। मैनेजमेंट रिसर्च की ये खूबसूरती है कि आपका कोई भी क्वालिटेटिव या सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है
उसको आप क्वांटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उसको क्वांटिफाई करने के अब आगे आप बहुत सारे मेथड्स पढ़ेंगे। यहाँ पर जो मैंने सिंपल एक मेथड लगाया है वो ये है कि आप उसको सिंपल एक स्केल बना लेते हैं कि लेट्स से आपने कहा कि एक चीज़ है वो वेरी बैड है, वो एवरेज है, वो गुड है, वो वेरी गुड है, वो एक्सीलेंट है। तो आपको जनरली आइडिया हो जाएगा कि जैसे पोटेंशियल फॉर एडवांसमेंट है तो उस स्केल में ये कहाँ है, हम इसको एवरेज में डाल देते हैं। कोई जो है वो बिल्कुल राइट एक्सट्रीम पे अगर चला जाएगा तो एक्सीलेंट हो जाएगा, कोई लेफ़्ट एक्सट्रीम पे चला जाएगा तो वो वेरी बैड हो जाएगा। तो एक जर्नली हमने उसको क्वांटिफाई करने की कोशिश की है। अब डिसीजन इज़ योर्स, ठीक है। तो पहला डिसीजन आप बताएंगी, ज़ोबिया आपका नाम है, अच्छा आपने अभी अपना डिसीजन मुझे बताना है। व्हाट इज़ योर डिसीजन एंड योर डिसीजन, आपका क्या नाम है? किश्वर। योर डिसीजन शुड बी डिफरेंट फ्रॉम ज़ोबियाज डिसीजन, ठीक है। आपका क्या डिसीजन है, आपने इसको एवेल्यूएट दी अल्टरनेटिव्स, आप एवेल्यूएट करें, आप एक सेलेक्ट कर लें। सर मैं तो इस्लामाबाद सेलेक्ट करूंगी। ओके, सैलरी वाइज इट्स ओके, मे बी पोटेंशियल फॉर एडवांसमेंट उसमें नहीं है, ठीक है, बिकॉज़ लोकेशन सूट्स मी अ लॉट। ओके, समटाइम्स देयर आर मेनी कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। अब आप देखें ना, आपके जो डिफरेंट क्राइटेरियाज है ना, आप डिफरेंट क्राइटेरियाज में आपका जो रिलायंस ऑन पर्टिकुलर क्राइटेरिया वो डिफरेंट है। आपके लिए लोकेशन ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। हाँ हाँ जी, ओके। बट आप बताएं, आप इसमें से सिलेक्ट करें। अच्छा, आप लोग बेसिकली लोकेशन पे जा रहे हैं। अच्छा, आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हैं सिंगल क्राइटेरिया पे, आप सैलरी को मैटर नहीं कर रहे। अगर फ़र्ज़ करें मैं ये कहता, अगर मैं कहता इस्लामाबाद 30,000 है, सैलरी डबल हो जाए तो मे बी बेटर, क्योंकि आप ये देखेंगे सिर्फ 10K के डिफरेंस के ऊपर। ओके, ठीक है, ओके, दिस वाज माय चॉइस, ठीक है, इट वाज माय डिसीजन। मैंने उन सारे बेसिकली नहीं, लेकिन मैंने तीनों को ना वेटेज दी है। मैंने सैलरी को भी वेटेज दी है, मैंने पोटेंशियल फॉर एडवांसमेंट को भी दी है, और लोकेशन। अब आप देखें कि जो दो बीच के मुल्तान और लाहौर है ना, मुल्तान और लाहौर में देखें उनकी सैलरी एक जैसी है, गुड एक्सीलेंट है। तो जो इनमें से यानी कि एज पर माई पर्सपेक्टिव, जी, तो मैंने उसको ये कहा कि अब हो सकता है कोई मुल्तान भी कर ले तो इट इज़ इक्वली गुड, कोई मुल्तान कर ले तो कहे कि 100K है और एक्सीलेंट और गुड भी है। क्योंकि देखें, अगर मुझे कहीं पोटेंशियल फॉर एडवांसमेंट एक्सीलेंट है तो मे बी मैं 1 लाख से स्टार्ट करूं, 1 साल बाद मैं 2 लाख पे चला जाऊं। तो मेरे लिए ये चीज़ बड़ी मैटर करती है, ठीक है। तो इट इज़ जस्ट आप बताना ये चाह रहे हैं कि आप जब अपने अल्टरनेटिव्स को, पहले आप अल्टरनेटिव्स डिफ़ाइन करते हैं, फिर आप अपना क्राइटेरिया डिफ़ाइन करते हैं, फिर उस क्राइटेरिया की बेस पे आप अपने अल्टरनेटिव्स को चूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये दैट वाज द 4th स्टेप। अच्छा, नोट दैट मिसिंग फ्रॉम द लिस्ट आर द लास्ट 2 स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। देखें, अब आपने 5वां स्टेप क्या किया था, चूज़ एन अल्टरनेटिव। अब आप देखें कि जो 2 स्टेप्स नहीं हैं, वो 2 स्टेप्स क्या नहीं है, इम्प्लीमेंट द सिलेक्टेड अल्टरनेटिव्स, and number 2 is the evaluate the alternatives. The omission is not meant to diminish the importance of each of these activities, but to emphasize a more limited scope of the term decision making as compared to the problem solving. बताने का मकसद ये है कि जो decision making है problem solving उससे ज़्यादा comprehensive चीज़ है, decision making उसके part of problem solving है। तो ये एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताने की। अब आप इसको देखें कि इसी चीज़ को जो हम अब बात कर चुके हैं, आप देखिए कि इसको एक टेबल फॉर्म कह लें आप इसको, कि आपका नंबर 1 इज़ यू डिफाइन द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव्स, डिटरमिन द क्राइटेरिया, एवेल्यूएट द अल्टरनेटिव्स एंड चूज़ एन अल्टरनेटिव। जब आपने when you have chosen an alternative, आपकी डिसीजन मेकिंग ख़त्म हो गई। जिस जगह आपने चूज़ कर लिया वहाँ पर आपकी डिसीजन मेकिंग ख़त्म हो गई। यहाँ तक क्लियर है आपको? और उसके आगे जब आप उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर डिसीजन मेकिंग। जब आप उस डिसीजन को एवेल्यूएट करते हैं,
दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना। जो आखिरी दो पार्ट्स हैं दैट इज़ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा थोड़ा हम आगे आहिस्ता आहिस्ता, अब आप देखें जो पहले 3 स्टेप्स थे, देखिए मैंने पहले 7 स्टेप्स लिए हैं, उन 7 स्टेप्स में से आखिरी 2 स्टेप्स इग्नोर कर दिए हैं। फिर अब मैं फोकस कर रहा हूँ 5 स्टेप्स को। विद इन दोज 5 स्टेप्स उसको फर्दर सेग्रीगेट किया कि देखें जो 5 स्टेप्स हैं उन 5 स्टेप्स में से पहले 3 स्टेप्स क्या हैं? डिफाइन द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव्स एंड डिटरमिन द क्राइटेरिया। ये क्या है? ये है स्ट्रक्चरिंग द प्रॉब्लम। इसको मैनेजमेंट की टर्म में कहते हैं स्ट्रक्चरिंग द प्रॉब्लम। और उसके जो अगले 2 हैं, एवेल्युएट द अल्टरनेटिव्स एंड चूज एन अल्टरनेटिव, इज बेसिकली एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। तो अभी हम उन 5 को हमने फर्दर, फर्स्ट 3 steps of the decision making process are known as structuring the problem, and the later 2 steps are covered under the heading analyzing the problem. Let us now consider in greater details how to carry out the set of activities that make up the decision making process. बेसिकली ये अंग्रेज़ी लिखने का खाली मकसद ये है कि जब आप ये लेक्चर भूल चुके होगे, जब आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए इसको उठा के देखे होगे तो ये सारी अंग्रेज़ी उस वक्त आपको लिखी हुई नज़र आ जाए। ओके, अब आप देखिए उसी को थोड़ा सा मज़ीद हम फोकस कर रहे हैं। पहले 3 स्टेप्स को हमने क्या कहा था? स्ट्रक्चरिंग द प्रॉब्लम, डिफाइन द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव्स और डिटरमिन द क्राइटेरिया। ये क्या है? स्ट्रक्चरिंग द प्रॉब्लम। अब स्ट्रक्चरिंग द प्रॉब्लम जो है, आगे जो 2 थे हमारे, ठीक है ना, एवेल्युएशन कैसे की थी और डिसीजन कैसे लिया था, वो था दैट वाज पार्ट ऑफ एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। अब एनालिसिस दैट तरह से हो सकता है, उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस भी हो सकता है और उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस। बाज़ केसेस में आप प्योरली क्वालिटेटिव एनालिसिस पे जाते हैं, बाज़ पे आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस आपका हाइब्रिड एनालिसिस होता है। इट इज़ ऑलवेज द कम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। आप दोनों को करके आप उसको फिर आप डिसीजन की तरफ जाते हैं। यहाँ इसको क्लियर है? इधर तक आपको कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अच्छा। अब वैसे ये थोड़ा सा मैं आपको उन लोगों के लिए जिनको अभी हो सकता है किसी का फर्स्ट सेमेस्टर हो, उसको अगर समझ नहीं है, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस इज बेस्ड प्राइमरली ऑन मैनेजर जजमेंट एंड एक्सपीरियंस। एक इंसान की गट फीलिंग होती है ना, एक उसकी जजमेंट होती है, एक उसका एक्सपीरियंस होता है, एक उसकी सिक्स्थ सेंस होती है, उसके ऊपर जो आपके डिसीजंस और उसमें डाटा इन्वॉल्व नहीं होता। देखिए आपका डाटा इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है ना। उस आपका कोई प्रीवियस हो सकता है बिटर एक्सपीरियंस, हाँ, आपको कोई कुलीग कहता है, आपको जो है आपको कहते हैं मैं आपको घर तक लिफ्ट दे देता हूँ, आपको कहती हैं सॉरी ठीक है। अब उसके लिए हो सकता है आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो या आपने ऐसा एक्सपीरियंस सुना होगा कि यू आर क्लियर कि यार मैंने ऐसा बैठना नहीं है, ठीक है। तो आप जो डिसीजन लेते हैं उसके लिए आपको किसी डाटा की ज़रूरत नहीं होती। इट इज़ बेस्ड ऑन योर डिसीजन, इट इज़ बेस्ड ऑन योर जजमेंट, ठीक है। और वो प्योरली क्वालिटेटिव, इट इंक्लूड्स द मैनेजर इंट्यूटिव फील फॉर द प्रॉब्लम एंड इट इज़ मोर देन अ साइंस, ठीक है। ये एक आर्ट है, बेसिकली एक आर्ट है, ठीक है ना। आप अपने बच्चों के मामले में बहुत चीज़ों को जानते हैं, आप यू आर वेरी क्लियर अबाउट दैट। उसके लिए आपको किसी डाटा की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है ना। हाँ जी जी, आप जी बिल्कुल, आप प्रीवियस एक्सपीरियंस पे आपको पता होता है, ठीक है ना। इफ़ द मैनेजर हैज़ हैड एक्सपीरियंस विद सिमिलर प्रॉब्लम्स और इफ़ द प्रॉब्लम इज़ रिलेटिवली सिंपल, हैवी एम्फेसिस में भी प्लेस अपॉन अ क्वालिटी। देखिए जहाँ पर प्रॉब्लम सिंपल हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डाटा इन्वॉल्व नहीं है, वहाँ पर आप हमेशा क्वालिटेटिव जजमेंट करते हैं, ठीक है। Okay, quantitative analysis is an important consideration in the decision making process where the problem is sufficiently complex. अभी आप जब आस्ता आस्ता मैं आपको प्यार प्यार से जिस तरफ लेके जा रहा हूँ, वहाँ जब प्रॉब्लम कम्प्लेक्स प्रॉब्लम आपसे रिजॉल्व कराऊंगा, फिर आपको पता चलेगा कि योर एक्सपीरियंस और इंट्यूटिव फीलिंग्स हैज़ नथिंग टू डू विद दैट। वो प्रॉब्लम इतने कम्प्लेक्स होंगे कि आपको डाटा के ऊपर इन्हिसार करना पड़ता है। तो जहाँ पर आपकी प्रॉब्लम कम्प्लेक्स है, जहाँ पर लार्ज डाटा सेट इन्वॉल्व है, when using the quantitative approach an analyst will concentrate on the quantitative facts or data associated with the problem and develop
mathematical expression that describes the objective, constraints and other relationship that exist in the problem. अब ये objectives क्या होते हैं, constraints क्या होते हैं, ये मैं आपको आस्ता आस्ता बताऊंगा. आपने जब घड़ी कोई देखता है ना मेरे सामने, तो मैं तो आधा मेरा कॉन्फिडेंस उधर ही ड्रेन हो जाता है कि भाई ये बंदा. जब लास्ट क्लास मैंने लास्ट असल में मैं ना, मुझे समझ नहीं आ रही इस लेक्चर में, जो डीएल वाले हैं ना वो मुझे कहेंगे कि ये लेक्चर तो सारा रिपीट हो गया, आगे कुछ नहीं. जब लास्ट टाइम मैंने स्टार्ट किया 2 बच्चे यहाँ पे बैठे हुए थे, और आप लोगों को मैं बच्चा तो नहीं कहूँगा, आप तो बच्चे नहीं हैं, पिछले 2 बच्चे बैठे थे, उनको जब मैंने बताया तो जब हम आधे लेक्चर में पहुँचे तो उस वक्त उनका टाइम हो, उन्होंने कहा कि अब तो हमने कहीं, आज हमारी कमिटमेंट है 2 बजे तो हमने जाना है. और फर्स्ट डे था और मैंने ये एक्सपेक्ट किया कि आज अगर ये बैठे हुए हैं 2 तो नेक्स्ट क्लास में 10-12 होंगे. और मैं फिर ये जब काफी ज्यादा थे, मेरा ख्याल में वो जो टाइम हुआ ना, नॉर्मली हम लोग ज़हन में ना 2 बजे तक का ही टाइम रख के आते. ठीक है, तो लेकिन हमारी क्लास तो 12 से 3 है और हम क्लास को फॉलो करेंगे. अच्छा ओके, हम ओवर टाइम लगा रहे हैं. अच्छा ओके, चले मैं ना बस ये एक पॉइंट तक मैंने आपको पहुंचाना है. ठीक है, 1 पॉइंट तक मुझे आप पहुंचाने दें, फिर हम उसको बाकी आगे कर लेंगे. लेकिन यहाँ तक, इधर तक आसान है बिल्कुल, आपको मैं कोई इसमें वो नहीं है. Then by using one or more quantitative methods, the analyst will make recommendation based on the quantitative aspect of the problem. अच्छा ये देखिए, क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव एनालिसिस में इस पे एम्फेसाइज करने का मकसद ये है कि अब आगे हम मॉडलिंग करने जा रहे हैं. जब हम मॉडलिंग करेंगे और उसमें हम प्रॉब्लम्स को डिफाइन करेंगे, उस प्रॉब्लम को हमने उन स्टेप्स से गुजारना होगा, उसको हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट करना होगा. तो आपको खाली ये जजमेंट उसमें हो कि व्हाट इज़ क्वालिटेटिव क्या चीज़ है, क्वांटिटेटिव क्या. इसलिए मैं 2-3 स्लाइडें इसकी, अगर किसी को ऑलरेडी पता है तो बहुत अच्छी बात है, उसकी रिवीजन हो जाएगी. ऑल्दो स्किल्स इन द क्वालिटेटिव अप्रोच आर इनहेरेंट इन द मैनेजर एंड यूजुअली इंक्रीज विद एक्सपीरियंस. The skill of the quantitative approach can be learned only by studying the assumption and methods of management science. देखें, जो आपका कुछ आपके अंदर स्किल्स हैं, आपके अंदर स्किल्स क्या हैं कि फ़र्ज़ करें कि आप एक बुटीक में काम कर रहे हैं, ठीक है ना. उस बुटीक से आपने क्या करना है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर क्लाइंट ने कहा है कि मेरे लिए 5 सूट लेकर आ जाएं, ठीक है. अब आप अपने क्लाइंट्स को समझती हैं कि वो जो क्लाइंट्स हैं वो किस सोशल सेक्टर से, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, और उनकी लाइकनेस और डिसलाइकनेस किस तरह की हो सकती है, ठीक है. अब आपको फ़र्ज़ करें किसी कॉलेज की प्रोफेसर कह रही है कि मेरे लिए 2 सूट भेज दो, ठीक है, या आपको एक दूसरी डिमांड ऐसी है कि किसी जो है वो आई डोंट नो किसी ऐसी जगह पर हैं वो जो सॉर्ट ऑफ जो मॉडलिंग से रिलेटेड है. तो अब आप, हाँ जी, तो आप जब आप सिलेक्ट करेंगी तो इसके लिए आपको कोई डाटा नहीं चाहिए, इट इज़ योर एक्सपीरियंस. लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर आप जो प्रोफेसर के लिए 4 सूट सिलेक्ट करें और जो ये सिलेक्ट करें, आपकी जजमेंट उस मामले में इनसे बहुत अच्छी हो, ठीक है ना. दिस इज समथिंग योर ओन टैलेंट. और इसके लिए, और वो जो टैलेंट है ना, दैट इज़ इन बॉर्न, और वो टैलेंट आपका अच्छा होता जाता है विद जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं. जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन करते हैं वो टैलेंट हैज़ नथिंग टू डू विद द डाटा. लेकिन जहाँ पर कोई क्वांटिटेटिव डिसीजन आएगा ना, वहाँ पर कल का बच्चा आपसे अच्छा डिसीजन इस बात पे ले लेगा कि उसके पास डाटा अवेलेबल होगा. उसके पास डाटा अवेलेबल होगा कि हमने फ़र्ज़ करें येलो कलर के 5 सूट हमने इनको भिजवाए थे, उन्होंने 5 में से 4 दफ़ा रिजेक्ट हो गए थे. हमने ये कलर भिजवाया था तो इसमें से इतने इसमें ये किया था, तो वो डाटा खोल के आपको बता देगा और वो इतना एक्यूरेट होगा कि वो आपके एक्सपीरियंस और आपके गट्स को वो कर देगा, ठीक है. सेकेंडली, अ मैनेजर कैन इंक्रीज डिसीजन मेकिंग इफेक्टिवनेस बाय लर्निंग मोर अबाउट quantitative methodology and by better understanding its contribution to the decision making process. Basically जो सबसे ज़बरदस्त कम्बिनेशन है वो ये है कि ऐसे मैनेजर्स जो एग्जिस्ट करते हों, जिनके पास गट फीलिंग्स हों, जिनके पास एक्सपीरियंस हो, जिसके पास नॉलेज हो, और उसके साथ साथ वो डाटा को हैंडलिंग भी जानते हैं.
जिनके अंदर ये दोनों एट्रीब्यूट्स हैं वो ऑल इन वन होते हैं, हाइब्रिड मॉडल्स होते हैं। और जनरली ऐसा नहीं होता, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, हमारा जो सर्विसेज सेक्टर्स है, उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है कि आपके जो मैनेजर्स हैं वो नॉर्मली बड़े एजिड हैं और वो बड़े अरसे से काम कर रहे हैं और वो सारे के सारे अपने तजर्बे के बेस पे चल रहे होते हैं। और जो आपकी नई लॉट है, जो आपके एनालिस्ट हैं, अब होता ही है कि इनका एक कम्बिनेशन बनाते हैं। एनालिस्ट जो है वो उनको फीड करता है और वो दोनों मिलके कोई डिसीजन लेते हैं। और जिस जगह के ऊपर ये दोनों सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, ठीक है ना, वो ज़बरदस्त काम हो जाएगा। अ मैनेजर हु इज़ नॉलेजेबल इन क्वांटिटेटिव डिसीजन मेकिंग procedure is a much better position to compare and evaluate the qualitative and quantitative sources of recommendation and ultimately combine the two sources in order to make the best possible decision. अच्छा, अब आपने क्वालिटेटिव को भूल जाना है। फिलहाल क्वालिटेटिव को हमने छोड़ दिया, जो हमने क्वालिटेटिव का देखना था वो देख लिया। अच्छा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है? व्हाई एंड व्हेन अ क्वांटिटेटिव अप्रोच माइट बी यूज्ड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हमने पढ़ लिया, इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। द प्रॉब्लम इज कम्प्लेक्स एंड द मैनेजर कैन नॉट डेवलप अ गुड सोल्यूशन विदाउट द एड ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। द प्रॉब्लम इज स्पेशली इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जाम्पल a great deal of money is involved and the manager desires a thorough analysis before attempting to make a decision. The problem is new and the manager has no previous experience from which to that the problem is repetitive and the manager saves time and efforts by relying on quantitative procedure to make routine decision and recommendations. ठीक है, इसके लिए अगर आपको कोई एग्जाम्पल चाहिए तो मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, और अगर आपको एग्जाम्पल नहीं चाहिए, ये समझ आ गई है तो मैं आगे चलता हूँ। ये बात समझ आ गई है आपको? ठीक है, जहाँ पर देखें बहुत कम्प्लेक्स इशू आ सकता है ना। फ़र्ज़ करें अब आप एक छोटा सा, आपने एक मैन्युफैक्चरिंग स्टोर बनाया, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग स्टोर में आपने डेवलप ये किया कि आप दो तरह के पेंट्स बनाने लग गई। आप एक एक्सटीरियर पेंट बना रही हैं और आप एक इंटीरियर पेंट बना रही हैं, ठीक है। अब एक्सटीरियर पेंट बनाने के लिए भी दो इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं और इंटीरियर पेंट बनाने के लिए भी दो इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं। वो इंग्रेडिएंट है इंग्रेडिएंट ए और इंग्रेडिएंट बी। ए और बी को ही मिलाने से एक्सटीरियर पेंट बनता है और ए और बी को मिलाने से इंटीरियर पेंट बनता है। लेकिन दोनों की जो मिलाने की वो है ना कम्बिनेशन, वो डिफरेंट है। फ़र्ज़ करें कि आप 730 मिलाएंगे तो इंटीरियर बन जाता है और आप 60-40 मिलाएंगे तो एक्सटीरियर बन जाता है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि मैं इतने से ज़्यादा इंटीरियर नहीं बनाना और इतने से ज़्यादा एक्सटीरियर नहीं बनाना, और मेरी डिमांड फोरकास्टिंग क्या है। जब इतनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं ना, तो वहाँ पर डाटा इन्वॉल्व हो गया है। अब जब डाटा इन्वॉल्व हो गया तो ये कम्प्लेक्स चीज़ हो गई है कि आप सोचेंगे कि मुझे कितनी क्वांटिटी में इंटीरियर बनाना है, कितनी क्वांटिटी में एक्सटीरियर बनाना है, कि मेरे सारे का सारा जो मेरा मटेरियल है वो सारे का सारा यूज़ भी हो जाए और मेरी मैक्सिमम सेलिंग हो। ऐसा ना हो कि मैं ऐसी कोई चीज़ बना लूँ कि जो पूरी तरह सेल ना हो सके, ठीक है ना। क्योंकि उसमें आपने मार्केट डिमांड को भी देख रही हैं, आप अपने कॉस्ट इफेक्ट को भी देख रही हैं, आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी देख रहे हैं। तो जब इतनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं तो वो चीज़ हमेशा क्वांटिटेटिवली एनालाइज होती है, उसका क्वालिटी एनालिसिस से कोई ताल्लुक नहीं है। इसको हमने, अच्छा अब इसको हम, ये आपने देख लिया है, इसको हम थोड़ा सा आगे इसी को करना। To successfully apply quantitative analysis to decision making, the management scientist must work closely with the manager or user of the results. ये मैंने आपको बात बताई कि एनालिस्ट और मैनेजर हमेशा जब तक इकट्ठे नहीं होंगे डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं होगी। When both the management scientist and the manager agree that the problem has been adequately structured, work can begin on developing a model to represent the problem mathematically. अब आस्ता आस्ता हम उस दरिया की तरफ जा रहे हैं जिसमें हमने मॉडलिंग की तरफ, ठीक है। सोल्यूशन प्रोसीजर्स कैन देन बी एम्प्लॉयड टू फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन। द बेस्ट सोल्यूशन फॉर द मॉडल देन बिकम्स अ रिकमेंडेशन टू द डिसीजन मेकिंग process. The process of developing and solving models is the essence of the quantitative analysis. हम ये सारी हमने कहानियाँ पढ़ी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, 7 स्टेप्स, 5 स्टेप्स, स्ट्रक्चरिंग प्रॉब्लम। मकसद ये है कि अभी हमने मॉडलिंग सीखनी है, ठीक है। मॉडलिंग इज़ अ प्योरली अ क्वांटिटेटिव बेस्ड टेक्निक
और आपको ये बड़ी बेसिक्स बता रहा हूँ, और मॉडलिंग भी मैं आपको ऐसे आसान मक्खन की तरह कराता जाऊँगा, फिर आपको मॉडलिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। फिर मैं आपको बड़े बड़े कम्प्लेक्स प्रॉब्लम दूंगा, आप मुझे मॉडल डिज़ाइन करके देंगे, ठीक है ना। मॉडल डेवलपमेंट, अब आप मुझे बता दीजिए, ये कर दूं मैं मॉडल डेवलपमेंट शुरू। ओके, फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर डीएल वालों के लिए प्लीज़ एक्सेप्ट माय अपोलॉजीज़। उसकी रीज़न ये है कि आज हम 2 अदद डिफेंस बच्चों के एमएस के अटेंड करके आ रहे हैं, एंड आई वाज एक्टिंग एज एन एक्सटर्नल एग्जामिनर, तो हमारा वहाँ पे काफ़ी सारा टाइम आज लग गया है। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि हमारा लास्ट लेक्चर भी यहीं ख़त्म हुआ था, बट आई प्रॉमिस यू वन थिंग कि नेक्स्ट क्लास में आइदर देयर इज़ नो वन सिटिंग और आई हैव टू टीच द कैमरा, हम मॉडल डेवलपमेंट शुरू करके आगे चलना शुरू करेंगे। और एक जो चीज़ है वो मैं आपको बता दूं कि मैं पहले आपको 3-4 लेक्चर्स तक स्लाइड्स नहीं दूंगा, ठीक है ना, फिर मैं आपको आराम आराम से स्लाइड्स दूंगा जब आप बहुत मुझे एहसास होगा कि आपके एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं। क्योंकि फिर वो स्लाइड, वो बच्चे जब वो स्लाइड पढ़ के आ जाते हैं ना, उनको वो समझने ये लगते हैं कि अब हमें इस लेक्चर की ज़रूरत नहीं है, और यहीं उनकी गलतफहमी स्टार्ट हो जाती है। नहीं दूंगा, नहीं, फिर यही तो आपको नहीं अभी आपने, अब बस आप जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करते थे आप। अच्छा ओके, आप फिर ऐसा कीजिए, आप फिर एक आई डोंट नो कि वो बच्चे नहीं, कोई एक बंदा ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, वो सीआर बने, आप सीआर बन जाएं, ठीक है ना, आप सीआर बन जाएं। नहीं मैं नहीं बन सकती, मैं तो बन नहीं सकता। जी आप देखें ना कौन बनेगा सीआर, देयर हैज़ टू बी समवन जो सीआर बन जाए। आप देखें, आप हेल्प कर लें या तो। अच्छा एनीवन जो भी ये लेक्चर सुन रहा है, अब मैं उनसे भी बात कर लेती हूँ जो मैनेजमेंट है, आप मेरी क्लास का डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का काइंडली एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझे एडमिन कर दें, और आप जितने स्टूडेंट्स हैं वो डीएल वाले भी उसके ऊपर आ जाएं, और जो यहाँ पर फेस टू फेस ले रहे हैं वो भी उसके ऊपर आ जाएं। और जब वो ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा और मुझे पता चल जाएगा कि सब लोग अवेलेबल हो गए हैं, फिर मैं आपको उसमें से आपको उसके ज़रिए से मैं आपको क्विज़ बांटना शुरू कर दूंगा और असाइनमेंट्स देना शुरू कर दूंगा, और आपको मैं लेक्चर्स की स्लाइड्स भी दे दूंगा। और आपको चलें एनी हाउ, लेकिन एट दिस स्टेज मेरी बेसिकली आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप एक दफ़ा जो कंप्लीट स्पेशली जो हम मॉडलिंग की तरफ जा रहे हैं उसको अच्छी तरह समझ लें। जब आप अच्छी तरह समझ लेंगे फिर आपको स्लाइड्स समझ आ जाएंगी। इस स्टेज पे अगर आपको मैं मॉडल डेवलपमेंट की स्लाइड्स दे भी दूंगा आपको कुछ समझ नहीं आएगा। जी कौन समझ नहीं आई? अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट लेक्चर है, चलें यहाँ तक सो फार सो गुड।